से आगे में आज शाम जनूबी एशिया में अलकायदा की पोजीशन 2014 से पहले और बाद। लंदन ओलंपिक्स को खतरा सिर्फ दहशतगर्दों से ही नहीं, शरारती लोगों से भी। और लग्जरी कार्स में हाई स्पीड का थ्रिल। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूं सारा जमान। आज के शो में शामिल होगी फेसबुक पर आपकी फीडबैक और 500 साल पुरानी एक पेंटिंग का मुअम्मा भी। प्रोग्राम शुरू करेंगे हम हालात हाज़रा से, जिसमें आज बात करेंगे पाक अफ़गान खित्ते में अलकायदा की सलाहियत और उसके किरदार के हवाले से। और इसके लिए चलते हैं अमरीकी दफ्तर ख़ारजा, जहां इस वक्त मौजूद हैं हमारी साथी आयशा तंजीम। जी आयशा। थैंक यू वेरी मच सारा। और यहाँ दफ्तर ख़ारजा में मेरे साथ हैं दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान नैरा हक। नैरा, ये बताएं, ब्रसल्स में कल मीटिंग हुई नेटो की फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स की। अब शिकागो में सरबराही इजलास की तैयारियाँ हैं। ऑल सिस्टम्स गो 2014, अफ़गानिस्तान से निकलने की बातें हो रही हैं। जो ओरिजिनल मिशन था वहाँ जाके अलकायदा के ख़ात्मे का, वो कहाँ तक पहुँचा? पहली बात तो ये है कि अलकायदा बहुत कमज़ोर हो चुकी है पिछले 10 साल में, और ये सिर्फ अमरीकी तवज्जो के लिए की बात नहीं है। ये कामयाबी पाकिस्तान और अमरीकी ताउन के साथ हुई है, और इसमें कई पाकिस्तानी भी मुतासर हुए हैं, और उनकी कुर्बानियों की अमरीका बहुत इज़्ज़त करता है। और इकट्ठे आगे जारी करके ताउन के साथ हम ये इस इंतहा पसंदी का मामला हम इसका हल निकालेंगे। ये बताइए नैरा कि अलकायदा जो है उस खित्ते में कोई ऐसा डर तो नहीं है कि 2014 के बाद जब ये फोर्सेस बाहर निकल आएंगी तो अलकायदा वापस आ जाएगी? हमें ये डर नहीं है कि अलकायदा वापस आ भी सकती है, क्योंकि हमने वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि पिछले 10 साल में हमने काफ़ी तरक्की की है, और हमने पाकिस्तानी अवाम और अफ़गान अवाम ने भी काफ़ी तरक्की की है। और इकट्ठे आगे हम देखेंगे कि हम ताउन के साथ इस पे फोकस करके हम ध्यान करेंगे कि फिर से इंतहा पसंदी इस इलाके में ना फैले। कैन वी देन कॉल इट, जिस तरह कहा जाता है, मिशन अकम्पलिश्ड, के जिस काम के लिए अमेरिका साउथ एशिया गया था वो काम मुकम्मल हो गया? बहुत काम मुकम्मल हो चुके हैं, बहुत तरक्की हो चुकी है अफ़गानी औरतों के लिए, माइशी तरक्की भी हुई है, लेकिन हमें इकट्ठे और काम करना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान और अफ़गान अवाम के साथ देता रहेगा। और ये अब नेटो समिट में हमने यही कमिटमेंट की है कि हम 2014 में हम अफ़गान लीडरशिप होगी और अफ़गानी अवाम आगे चलेगी, लेकिन हम उनका साथ देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच नैरा हक। और दफ्तर ख़ारजा से हमारे साथ थी नैरा हक। सारा, बैक टू यू इन स्टूडियोज़। थैंक यू वेरी मच आयशा। ये था अमरीकी महकमा ख़ारजा का नुक्ता नज़र। एक बरतानवी तहकीकी इदारे रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट या रूसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा की मरकज़ी क़यादत अब अफ्रीका के कई ममालिक में हम ख्याल ग्रुपों की मदद से अपना असर व रसूख बढ़ा रही है, और इसी वजह से अफ्रीका के मशरक़ में सोमालिया से लेकर मग़रिब माली और नाइजीरिया तक हालिया कुछ अरसे से पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा देखा गया है। तफसीलात नदीम याकूब से। गुज़श्ता चंद सालों में ऐसे कई शवाहिद सामने आए हैं कि इत्तेहादी अफवाज की जनूबी एशिया में मजहबी इंतहा पसंद ग्रोहों के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयों की वजह से अलकायदा की मरकज़ी क़यादत रवायती पनाहगाहों से दूर दूसरे ठिकानों की तलाश में है। मरकज़ी क़यादत का मकसद अब अफ्रीका में हम ख्याल ग्रोहों के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करना है। मिसाल के तौर पर अलशबाब के साथ या मराकेश और अल्जीरिया में कदम जमाने के लिए वहाँ पहले से मौजूद इंतहा पसंद तंजीमों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना। इस माह के शुरू में सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में एक खातून खुदकुश बमबार ने ऐसी जगह पर हमला किया जब मुल्क के वज़ीर आज़म अब्दी वली मोहम्मद अली सोमाली नेशनल थिएटर के इफ्तिताह के लिए खिताब के लिए उठे थे। हमले में 8 अफराद हलाक हुए और इसकी जिम्मेदारी अल-शबाब ने कबूल की थी। इन गिरोहों के लिए पहली चीज़ तो नए अफराद को साथ मिलाना है, ऐसे गैर मुल्की जो मकामी एजेंडे के बजाय मुख्तलिफ मुल्कों में अपने मकासद के लिए तगोदौ कर रहे हों। वैलेंटीना कहती हैं कि अलकायदा की आला क़यादत ने अफ्रीका में कुछ साथी बना रखे हैं जो मुकामी ग्रोहों को तरबियत दे रहे हैं। नाइजीरिया में बोको हराम नामी ग्रोह ने हालिया कुछ महीनों में मसीहियों और हुकूमत के खिलाफ हमले किए हैं। इन्हीं में से एक गुज़श्ता माह जॉस के एक चर्च पर हमला था।
यहाँ पर मौजूद बोको हरम जंगजुओं को तरबियत देने के लिए तरबियत याफ्ता अफराद मौजूद हैं और इस तंजीम के अरकान तरबियत के लिए अफ्रीका के दूसरे मुसलमान ममालिक में अल-शबाब और अल-कायदा के कैंपों में जा रहे हैं। वो कहती है कि मगरबी और मशरकी अफ्रीका में हालिया तनाज़ात से इन अस्करियत पसंद ग्रोहों को ज़्यादा फलने फूलने के मौके मिल रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अस्करियत पसंद ग्रोह अफ्रीका के दूसरे मुसलमान ममालिक में भी अपनी जगह बना लेंगे। रिचर्ड डाउडन रॉयल अफ्रीकन सोसाइटी के डायरेक्टर हैं। मेरा ख्याल है कि ये लोग एक इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं, मगर नाइजीरिया या माली में जो कुछ हो रहा है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये लोग इंतहा पसंदी से मुतासिर हैं, मगर इनके साथ कोई हम आहंगी नहीं है। ये लोग एक दूसरे से सीख ज़रूर रहे हैं, मगर मिलकर काम नहीं कर रहे। बेशक अस्करियत पसंदों से नाइजीरिया और माली में खतरात ज़्यादा हो रहे हैं, माहिरीन ये भी कहते हैं कि अफ्रीका में अस्करियत पसंदों की तरबियत गाहों और हमायत से मगरबी ममालिक में हमलों के ख़तरे के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। हेनरी रिजवेल के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। और अब बात करते हैं अरब मुल्क शाम की, जहां सदर बशार अल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी तहरीकें एक साल से ज़्यादा अरसे से जारी हैं और पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं। और क़याम अमन के लिए अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा का मंजूर करदा अमन मनसूबा, जिसे शाम की हुकूमत जुज़वी तौर पर नाफिज कर रही है, उससे ख़ित्ते के लिए नए चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। आयशा खालिद बता रही हैं कि शाम की सूरत हाल ख़ित्ते में असर रसूख रखने वाले कुछ अहम मुल्कों के किरदार और मकासद को कैसे मुतासर कर सकती है। पिछली जुमेरात को शाम में बड़े पैमाने पर सीज़ फायर का निफाज तो हुआ, लेकिन मुख्तसरन। सदर बशार अल असद की वफादार अफवाज ने अपोजिशन के ठिकानों पर दोबारा शेलिंग शुरू कर दी। मंसूबे के मुताबिक हुकूमत के टैंक्स और अफवाज भी शहरों और कस्बों से नहीं निकले। जंगबंदी की शराइत पर अमल को यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन शाम पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन मगरबी ऑफिशियल्स और नारसा ख्यामा जैसे तज्ज़ियाकारों को लड़ाई में होने वाली इस कमी के देरपा होने की कम ही तवक्को है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई सबूत मौजूद है जिससे असद हुकूमत की अपनी डायरेक्शन की तब्दील करने के इरादे का पता चले, और इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कुछ दिलचस्प सवालात पैदा होते हैं। मेरे ख्याल में मगरिब को शाम में किसी भी किस्म की मदाखलत के बारे में वाज़ेह लाहे अमल अपनाना चाहिए। मगरबी हुकूमतों के मुताबिक वो किसी भी सूरत में मुदाखलत का इरादा नहीं रखती, लेकिन कुछ अरब ममालिक खुसूसन सऊदी अरब शाम में अपोजिशन को मुसल्लह करना चाहते हैं। सऊदी हुक्मरान सदर बशार अल असद की मुखालफत में आगे हैं और रिटायर्ड ब्रिटिश सफारतकार माइकल विलियम्स के मुताबिक वो ऐसा एक अवामी इनकलाब की रहनुमाई का सहरा अपने सर लेने की कोशिश में कर रहे हैं, और इसलिए भी क्योंकि वो अपने पुराने हरीफ और सदर असद के दोस्त ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं। अगर असद हुकूमत नाकाम होती है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, और सऊदी अरब को शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अब तब्दीली का वक्त आ गया है। चीन और रूस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की शाम पर 2 करारदादों को वीटो कर चुके हैं। किसी भी किस्म की बैनुल अक़वामी मुदाखलत की मुखालफत तो वैसे ही चीन का असूली मौक़िफ़ है, लेकिन रूस की मुखालफत की वजह शाम का मशरिक़ वुस्ता में रूस का करीब तरीन दोस्त और साबिका सोवियत यूनियन के बाहर इसकी वाहिद नेवल बेस का मकाम होना भी है। एक्सपर्ट्स की राय में असद हुकूमत की जानिब से अमन मंसूबे और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी से चीन और स्पेशली रूस पर अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर शाम सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता है तो इससे रूस एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो जाएगा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की शाम पर किसी मौसर करारदाद की मंजूरी के लिए अमरीका और उसके इत्तेहादी और सिक्योरिटी काउंसिल की पोजीशन ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन माइकल विलियम्स को यकीन है कि चीन मगरिब की पोजीशन से मुत्तफिक हो जाएगा, क्योंकि इसे मशरिक़ वुस्ता में अपने ताल्लुकात की फिक्र है। मेरे ख्याल में चीन को शाम पर रूस के साथ इसके एग्रीमेंट से बतदरीज अलहदा करना मगरबी सफारतकारी का अहम टारगेट होना चाहिए। मुबस्सरीन को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची कोफी अन्नान की सरबराही में पेश करदा अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मंसूबे की कामयाबी की ज़्यादा उम्मीद नहीं। इस वक्त फलाही इदारे सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों के शहरियों तक इमदाद पहुँचाने के लिए लड़ाई में किसी वक्फे के मुंतज़िर हैं। अल-पैसन के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद मुहिम्मा हल करने की कोशिश करेंगे उस तारीखी पेंटिंग का जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और आपको ले जाएंगे लंदन, जहां जारी हैं ओलंपिक मुकाबलों की तैयारियां, जिनमें एक छोटी सी शरारत भी डाल सकती है काफ़ी बड़ी रुकावट।
ویلکم بیک. اسپورٹس اور کلچر میں دلچسپی لینے والے ہمارے ویورز جانتے ہوں گے کہ لنڈن اولمپکس میں باقی رہ گئے ہیں اب صرف 99 دن، اور تیاریوں میں صرف دنیا بھر کے ایتھلیٹس ہی مصروف نہیں، لنڈن کی مقامی حکومت اور اولمپکس کی انتظامیہ کے بھی لیے اب ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. 27 جولائی سے 12 اگست تک جاری رہنے والے ان عالمی مقابلوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے سیکیورٹی، اور عبدالعزیز خان بتا رہے ہیں کہ اس میگا ایونٹ کو خطرہ صرف دہشت گردوں سے نہیں، کچھ منچلوں سے بھی ہے. 72 منزلہ شارٹ کی یہ عمارت پورے یورپ کی سب سے اونچی عمارت ہے. اس سے تقریباً پورا لندن نظر آتا ہے. اربن ایکسپلوررز نامی ایک گروپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ قانون توڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس ویڈیو سے دنیا بھر کی توجہ سیکیورٹی کے نظام میں کوتاہی کی طرف لانا چاہتے تھے، جو اولمپک سے چند ماہ پہلے نظر آتی ہے. ڈیوڈ روبن ایک سیکیورٹی کمپنی چلاتے ہیں جس کی خصوصیت ہی اولمپک کی سیکیورٹی ہے. ذمہ داری سیکیورٹی کے مینیجروں کی ہے. مانا کہ اولمپکس کی سیکیورٹی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی تقریب ہے، مگر اپنی عمارت کی حفاظت تو یہ کر سکتے تھے. اس گروپ کے علاوہ بھی بہت سے گروپوں کا کہنا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر اس عمارت پر چڑھ چکے ہیں. یہ اعلان ایسے موقع پر کیے گئے جب لندن میں ایک شخص نے احتجاج کرتے ہوئے دریائے تھیمز میں ہونے والی کشتیوں کی ایک ریس روک دی. یہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کی مشہور ٹیموں کے درمیان ہو رہی تھی. ٹرینٹن آئل فیلڈ اچانک آکسفورڈ یونیورسٹی کی کشتی کے سامنے آ گئے اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے اس ریس کو دوبارہ شروع کرنا پڑا. آئل فیلڈ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے معاشرے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جو امیروں کو ہر چیز میں ترجیح دیتا ہے. اس ریس کے امپائر تھے اولمپک گولڈ میڈلسٹ سر میتھیو پنسنٹ. آپ کی سب سے پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ ریس کے شرکاء اور آس پاس کے لوگ دونوں محفوظ رہیں. جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پانی میں تیر رہا ہے تو ہم نے اسی وقت ریس روک دی. اسی حرکت کی وجہ سے برطانوی اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا کہ آنے والے اولمپکس برباد کرنے کے لیے صرف ایک احمق کی ضرورت ہوگی. کشتیوں کی ریس میں سیکیورٹی فراہم کرنا بہت مشکل کام ہے، اور برطانیہ میں تو روایت ہی یہی ہے کہ کم اخراجات رکھنے والی یہ چھوٹی چھوٹی احتجاجی تنظیمیں جیسے اینیمل لبریشن فرنٹ، پیپل فار دی ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز، گرین پیس، فادرز فار جسٹس، اسی قسم کی حرکتیں کر کے دنیا بھر کی توجہ حاصل کرتے رہے ہیں. ابھی تک تو پوری سیکیورٹی کی توجہ بڑی سطح پر ہونے والے دہشت گردی کے حملوں پر ہی تھی، مگر جیسے جیسے برطانیہ اولمپک کو محفوظ سے محفوظ بنا رہا ہے، سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ عالمی دہشت گردوں کے بجائے اولمپک کی تقریب برباد کرنے والا شخص کسی احتجاجی تنظیم سے تعلق رکھنے والا سرپھرا ہوگا. ہنری رجویل کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA. اب دیکھنا یہ ہے کہ اولمپک سیکیورٹی منچلوں کو اور احتجاج کرنے والوں کو کس حد تک قابو میں رکھ سکے گی. اب انگلینڈ سے چلتے ہیں اٹلی 500 سال پرانا ایک معمہ حل کرنے. معروف اٹالین مصور لیونارڈو ڈا ونچی نے 500 سال پہلے اٹلی کے شہر فلورنس کی ایک دیوار پر ایک بہت بڑی پینٹنگ بنائی تھی، لیکن آج تک کوئی بھی انسانی آنکھ اس پینٹنگ کو ڈھونڈ نہیں سکی. ثاقب الاسلام بتا رہے ہیں کہ آج کل سائنسدانوں کی ٹیم آرٹ کے اس پراسرار راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیونچی کی وہ پراسرار اور گمشدہ پینٹنگ ایک دیوار کے پیچھے چھپی ہے جسے ایک آرٹسٹ وساری نے 16ویں صدی کے آخر میں کھڑا کیا تھا. یہ کافی عرصہ پہلے ہوا تھا، 1505 میں. ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کس حالت میں ہے. امریکہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رابرٹ سمیدر اس ٹیم کا حصہ ہیں جو لیونارڈو ڈا ونچی کی اس پراسرار پینٹنگ کے راز کو کھوجنے کی کوشش میں ہے جو 1505 میں بنائی گئی تھی. ڈاکٹر رابرٹ کرسٹل ڈیفریکشن نامی ایک پروسیس کے بھی ماہر ہیں جس کے ذریعے ایک لینز میں نیوٹرونز کی تابکاری کو فلٹر کر کے دور کی چیزوں کی شبیہ واضح کی جا سکتی ہے. اس کے ذریعے انسانی آنکھ دور دراز موجود ستاروں کو دیکھ سکتی ہے اور انسانی جسم میں موجود کینسر ٹیومرز کو بھی. جسم میں تابکار شعاعیں گزاری جاتی ہیں جو کینسر کی جگہ پر مرتکز ہو جاتی ہیں. میرے بنائے ہوئے طریقے سے وہ اسکین ہو کر ڈاکٹرز کو ایک تصویری شکل فراہم کر دے گا جس سے انہیں کینسر کی شکل کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور آپریشن میں آسانی ہو جاتی ہے. and therefore improve his surgery if that's what's necessary. تو کیا اس طریقے سے اس ٹیم کی مدد ہو سکتی ہے جو لیونارڈو ڈا ونچی کی اس پراسرار پینٹنگ کو تلاش کر رہی ہے جو ایک دیوار پر بنائی گئی تھی؟ Can you look through a brick wall? And I said yes.
इस पेंटिंग को तलाश करने के दूसरे रवायती तरीके भी अपनाए गए थे। They made a hole in the plastic. उन्होंने इस दीवार में कुछ सुराख करके ये देखने की कोशिश की कि शायद उन्हें कोई पेंट नजर आ जाए, लेकिन इटली की हुकूमत ने इस दीवार में और सुराख करने में हिचकिचाहट दिखाई और फिर हमें इस तरीके को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। इस दीवार पर किया गया तमाम काम और जो भी सुराख किए गए वो उन जगहों पर किए गए जहां पहले से सुराख मौजूद थे। अमेरिका की नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के टेरी गार्सिया कहते हैं कि इस दीवार में सुराख करते हुए उस ऑर्गेनिक मटेरियल के ज़र्रात पाए गए जो दाविंची अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करते थे, जिससे माहिरीन को यकीन हो रहा है कि पेंटिंग इसी दीवार में मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर हम देख सकेंगे। रॉबर्ट का कहना है कि इसमें वक्त और पैसा लगेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि क्रिस्टल डिफ्रैक्शन का तरीका उन्हें दुनिया के माने हुए मुसव्विर की इस पुरस्कार पेंटिंग तक पहुंचा पाएगा। केन फॉरवाह के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोग्राम में आगे शामिल होगी आपकी फीडबैक जो हमें आप देते हैं फेसबुक के जरिए, और अगर गाड़ियों के इश्तहार देखकर आपका दिल भी तेज ड्राइविंग करने को चाहता है तो ब्रेक के बाद मिलिए कुछ ऐसे लोगों से जो अपनी स्पोर्ट्स कार्स में ये शौक पूरा कर रहे हैं। बहार के रंग हैं हर तरफ और पीर की शाम हम आपके लिए ला रहे हैं खबरों से आगे का एक बहुत ही स्पेशल शो, जिसमें आप हमारे साथ चलेंगे वाशिंगटन डीसी की एक बहुत ही कलरफुल सैर पर। 1912 में जापान ने वाशिंगटन डीसी को दिए थे चेरी के फूल। इस खूबसूरत तोहफे के 100 साल पूरे होने पर यहाँ कैसी सेलिब्रेशंस जारी हैं ये हम आपको दिखाएंगे पीर अप्रैल 23 को। सो देखना ना भूलिए खबरों से आगे की ये स्पेशल एपिसोड। और तेज़ रफ्तार लग्जरी कार्स की रेस पर जाएंगे कुछ ही लम्हों में। उससे पहले हम शेयर करेंगे फेसबुक पर आप में से कुछ व्यूअर्स की फीडबैक। पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स पर हमारी सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स में हमने पिछले हफ्ते प्रोफाइल किया था गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट आसिम बेग को, और उनके बारे में फ़ीडबैक दी है हमें फ़िज़ा एहसन ने, जो कहती हैं कि ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अच्छे लीडर साबित होंगे क्योंकि ये अपनी ज़िम्मेदारियां समझते हैं, और उनकी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं आसिम बेग के साथ, और एज़ ऑलवेज़ हमारी बेस्ट विशेज़ भी तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ हैं। और मलिक अमीर बख्श कहते हैं कि ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी पर आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। मैं 1984 से VOA बाकायदगी से सुन रहा हूँ। आप सब के लिए नेक तमन्नाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब। उम्मीद है कि आप हमारा शो भी उतनी ही बाकायदगी से देखते होंगे। और वज़ीर इकबाल मुग़ल कहते हैं कि आप 9/11 के हक़ाइक़ पर शो करें, लेकिन शायद आपको इसकी इजाज़त ना मिले। इकबाल साहब, इजाज़त का मसला नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि इस साल सितंबर में जब 9/11 हमलों की एनिवर्सरी हो तो उसके मौके पर इन हमलों के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आपके लिए रिपोर्ट्स पेश करें। आप सबकी फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मिलने वाले मज़ीद बहुत से मैसेजेस आप उर्दू VOA के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, और हमारे टीम मेंबर से रब्ता करने के लिए आप हम सब के फेसबुक पेजेस पर भी आ सकते हैं। सो एज़ ऑलवेज़ हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और अब चलते हैं एक ऐसे कार रेसिंग ट्रैक पर जहां ड्राइविंग करने वाले प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर्स नहीं हैं, लेकिन उनके पास है एक स्पोर्ट्स कार पोर्शे, और वो उसकी तेज़ रफ्तार का मज़ा उठाना चाहते हैं। ये लोग मेंबर्स हैं पोर्शे क्लब ऑफ अमेरिका के, और रज़ा नकवी बता रहे हैं कि ये कोई करोड़पति नहीं है, बस ड्राइविंग के शौकीन हैं जो अपना वीकेंड हाई स्पीड पर गुजार रहे हैं। जब आप तकरीबन 250 शौकिया ड्राइवर्स को एक जगह जमा करते हैं और उनके साथ आती हैं दुनिया की तकरीबन 200 तेज रफ्तार गाड़ियां, तो ये होता है। पोर्श क्लब ऑफ अमेरिका की 2 बुनियादी शराइत हैं। पहली ये कि आप एक पोर्श के मालिक हों, और दूसरी शर्त थोड़ी सस्ती है, यानी फीस की अदायगी। मेंबर बनने के लिए फीस $46 सालाना है। ये हैं मैनी एल्बिन, पोर्श क्लब ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट। इनके पास 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं, जो किसी भी जगह के मुकाबले में यहाँ होना ज्यादा पसंद करेंगे। और लोग साल भर इसके मुंतजर रहते हैं। लेकिन अगर मेंबरशिप महंगी ना भी हो तो शौक ये महंगा है। ये कोई सस्ता खेल नहीं है, और ये कारें ये ऐसे ही नहीं मिल जाती। जब आप एक बार इसे खरीदने की हिम्मत कर लेते हैं तो फिर इसे रखना खासा आसान है। खास तौर पर इसलिए कि क्लब के मेंबर्स अपनी गाड़ियों पर मिलकर काम करते हैं, और अक्सर ये कहते हैं कि सबसे मजे का काम यही है। यहाँ आना मिलने जुलने का बहाना है। यहाँ हमारे बहुत से अच्छे दोस्त हैं।
उन्हें ये पसंद है और यही वजह है कि मैं इस क्लब के इवेंट्स को पसंद करता हूँ। मैनी एल्विन कहते हैं कि अगरचे ये रेस ट्रैक है, ये कार रेसिंग नहीं है, बशर्ते ये कि आप अपनी कार सही सलामत घर ले जाने में कामयाब हो जाएं। और कई घंटों तक रेस के बाद शाम होने पर क्लब के मेंबर्स एक दूसरे से एक और चीज शेयर करते हैं। इस रेस का सबसे अच्छा पहलू ये है कि हम कल यहाँ वापस आ सकते हैं। तेज गाड़ियाँ, तेज रेस ट्रैक और पक्के दोस्त, वीकेंड गुजारने का बेहतरीन रास्ता। अरश अराबसादी के साथ रजा नकवी, उर्दू VOA। अब से कुछ ही देर में आप में से बहुत से लोग चाय का कप हाथ में लेकर टीवी पर अपना कोई पसंदीदा ड्रामा देखेंगे। अमेरिका में भी ड्रामे कभी बहुत मकबूल थे और लोग बिल्कुल पाकिस्तानी व्यूअर्स की तरह उनका इंतज़ार करते थे, लेकिन अब उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई है। एक अमेरिकी ड्रामा जिसका नाम है डेज ऑफ आवर लाइव्स 1965 से हफ्ते में 5 दिन नशर हो रहा है। ये ड्रामा पाकिस्तान में भी बाज़ केबल चैनल्स पर दिखाया जाता है और आमना खान बता रही है कि इसके प्रोड्यूसर्स इस शो को आइंदा भी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन क्या वो अपनी इस मुहिम में कामयाब हो सकते हैं? 1965 से टीवी पर नशर किए जाने वाले ड्रामे डेज ऑफ आवर लाइव्स के अदाकार तैयारियों में मसरूफ हैं। एक ज़माने में साबुन बनाने वाली कंपनियां इन ड्रामों को स्पॉन्सर करती थीं, जिसकी वजह से ये ड्रामे सोप ऑपरास के नाम से मकबूल हो गए और आज भी इसी नाम से जाने जाते हैं। डेज ऑफ आवर लाइव्स में अमेरिका के एक अफसानवी शहर सेलम के रहने वालों के किस्से बयान किए जाते हैं। You'll always be a part of my life, but right now, my life and my fiance are in Hong Kong. Please don't go. इस ड्रामे में ब्रायन टाटिलो लुकस हॉर्टन का किरदार अदा करते हैं और बताते हैं कि ये ड्रामा दुनिया भर में कितना मकबूल है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर जनूबी अफ्रीका और फ्रांस तक। जब मैं फ्रांस गया तो वहाँ भी लोगों ने मुझे लुकस के नाम से पुकारा। लेकिन इन ड्रामों को कई चैलेंजेस का सामना है। एंटरटेनमेंट के रिसाले वैरायटी के ब्रायन लाउरी। ये ड्रामे घर पर रहने वाली खवातीन में बहुत मकबूल थे और अब खवातीन की एक ज्यादा बड़ी तादाद घर से बाहर काम करती है। इसके अलावा टीवी चैनल्स भी कई हो गए हैं, जिसकी वजह से इन रवायती ड्रामों को जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। डेज ऑफ आवर लाइव्स को वक्त और पैसे दोनों की कमी का सामना है। माहिर नफ्सियात मार्लिना एवंस का किरदार अदा करने वाली मकबूल अदाकारा डेड्रा हॉल, जिन्हें रेटिंग्स बढ़ाने के लिए शो में वापस आने की दावत दी गई थी। हम बेशतर सीन एक ही टेक में कर लेते हैं। सभी लोग ये दौड़ लगाने को तैयार होते हैं। हम शाम होने से पहले ही फारिग हो जाते हैं। बरतानवी अदाकार जेम्स स्कॉट इस ड्रामे में विलन का किरदार अदा करते हैं। अमरीकी नाजरीन अपनी रोजमर्रा हकीकत से फरार होना चाहते हैं, इसीलिए इस ड्रामे में हर चीज ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है। अदाकार जेम्स रेनॉल्ड्स पिछले 30 वर्षों से एब कावर का किरदार अदा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि टीवी पर ड्रामे नशर होते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका में एंटरटेनमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। ब्रायन टाटिलो के मुताबिक वो और इनके साथी हर रोज ही अपनी नौकरियों का शुक्र अदा करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो इसलिए भी ज्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि इस नौकरी का कुछ भी पता नहीं। उम्मीद है कि हमारे चाहने वाले हमें सहारा देते रहेंगे ताकि हमारा ड्रामा नशर होता रहे। इनका कहना है कि शो बनाने वाले इस शो को बिल्कुल उसी तरह जारी रखना चाहते हैं जैसे इस रेत घड़ी में रेत का बहाव मुसलसल जारी रहता है। माइको सालिवन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। आप और आपके फेवरेट ड्रामे के दरमियान हम बिल्कुल नहीं आएंगे। आज का प्रोग्राम अब हो रहा है ख़त्म। इसके बारे में आप हमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक के जरिए। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।